अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिन चली बैठक के बाद चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने ऐलान किया कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये ब्याज दरें 5.25% से 5.5% के बीच बरकरार रहेंगी। ये लगातार छठा मौका है जब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ब्याज दरों को यथावत रखा है। इस समय ये ब्याज दरें 2 दशक यानी 23 साल से सबसे ऊंचा स्तर देखा जा रहा है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने कहा कि महंगाई दर के टारगेट रेंज को घटाना इस वक्त सही नहीं है। जब तक इस बात का भरोसा नहीं हो जाता कि अमेरिका में महंगाई दर 2% से नीचे जा रही है, तब तक ब्याज दरों में कटौती का फैसला नहीं लिया जा सकता। Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. However, in recent months, inflation has shown a lack of further progress toward our 2% objective, and we remain highly attentive to inflation risks. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially over the past year, while the labor market has remained strong. And that's very good news. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. इसके बाद जो FOMC के सदस्यों ने बहुमत से ब्याज दरों को बिना बदलाव के यथावत रखने का फैसला लिया है। दरअसल 40 सालों के उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंच चुकी है और उसी पर काबू पाने के लिए जो ब्याज दरों में जून 2022 से 5.5% तक की बढ़ोतरी की है अमेरिका ने। फेडरल रिजर्व ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अब भी अनिश्चितता बनी हुई है और महंगाई का खतरा भी बरकरार है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक का साफ कहना है कि जब तक महंगाई दर विश्वसनीय रूप से 2% से नीचे नहीं आ जाती, ब्याज दरों में कमी का सवाल नहीं पैदा। डॉक्टर चरण सिंह अर्थशास्त्री और CEO ईगुर फाउंडेशन के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज नतीजे सामने हैं हमारे। फेडरल रिजर्व के एक बार फिर से ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। किस तरह से देखते हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को पूरी दुनिया इतना महत्व क्यों देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पर मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा। आज जब मैं जे पॉल का लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने जब FOMC की मीटिंग कही तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका और अमेरिकन जनता के लिए पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं चाहता हूँ इन्फ्लेशन का उन पे भार ना पड़े। मैं उस टाइम पे विचार कर रहा था कि क्यों आप जब 20% पूरी दुनिया की इकॉनमी है, वो पूरी दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी आपकी तरफ देख रही है, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी रखते हुए अब दुनिया की भी इकोनॉमिक पॉलिसी को देखें? तो वो मुझे लगता है कि अमेरिकन को और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि वो उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करती है। जहाँ तक सवाल है कि इन्होंने रेट वही रखा है, कह रहे हैं, और मैं उस पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं कर रहा हूँ, पर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी, और जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का प्राइजेस लेके वो चलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं, उन दोनों में थोड़ा भिन्नता है, उसमें 2.8% के रफ्तार से इन्फ्लेशन चल रही है वहां पर, जबकि इनका टारगेट है 2%। अब इशू ये है कि काफी क्लोज आ गया है। एक चीज तो उन्होंने अच्छी कही कि हम लोग रेट हाइक तो नहीं करेंगे, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, तो एक चीज क्लियर है कि रेट कम ही होगा, पर कब कम होगा अब वो प्रश्न उठता है। जून में कम होगा, और कुछ अर्थशास्त्री सोच रहे हैं कि जून में भी कम नहीं होगा, अगर आंकड़े ठीक ना आए तो फिर आगे चला जाएगा जुलाई अगस्त में। तो ये थोड़ा फिक्र की बात है, क्योंकि जब रेट्स इतने हाई रखे हुए हैं, आपने भी जैसे कहा 30 वर्ष में इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स रखे हुए हैं, उसका इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, हाउसिंग लोन्स पे, इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। उनकी इकोनॉमी तो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, पर दुनिया की जैसे बाकी इकोनॉमीज हैं, खास करके जैसे हमारी इकोनॉमी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, हमें भी वो संतुलन रखना पड़ता है कि डॉलर और रुपए का रेट कैसे चल रहा है, तो हमारे पे असर पड़ सकता है। इस टाइम पे ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने जारी रखी है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर में ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो
महंगाई दर है वो अब भी उनके लिए चिंता का विषय है। बार बार वो कह रहे हैं कि हम 2% का जो टारगेट है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेंगे। और सभी लोगों ने एक राय रखी है, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे। कोई भी, हमारे यहाँ तो आप देखते हैं थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखता है, लोगों को लगता है कि नहीं, ब्याज दरों में थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो सभी के सभी जो सदस्य हैं वो इसी बात पर आम राय है सभी की कि भाई ब्याज दरों को छेड़ा ना जाए। 2% का जो आंकड़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कब तक लगता है ये पूरा हो सकता है? क्योंकि 9.1 से 3.2 तक पहुंचने में तो वो कामयाब हो गए, लेकिन अब कितना सफर और बाकी है? क्योंकि बार बार वो इस इन्फ्लेशन का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज तो अच्छी है कि उनका फोकस टिका हुआ है, और हर बार वो फोकस टिके होने से दुनिया भर में भी ये विश्वास बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी एकदम हथौड़े की तरह चल रही है, तो एक विश्वास बन जाता है, उसमें दो राय नहीं है। पर बात यह है कि जैसे आपने कहा, सब के सब वही सोच रहे हैं। हाँ, कुछ अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आपकी इतनी बढ़ी क्यों? आपकी क्योंकि बैलेंस शीट बढ़ गई, $9 ट्रिलियन की बैलेंस शीट बढ़ गई, कोविड के बाद भी बढ़ी और 2008 में भी बढ़ी, उसका आपने कुछ उस टाइम पे उपाय नहीं किया। अब उपाय जारी है, अब बैलेंस शीट को श्रिंक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिसी के पिछले जी। भाग में उन्होंने कहा कि हम लोग जिस एडजस्ट करेंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होता है, क्योंकि अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो बिल्कुल। कीमतें बढ़ जाती हैं। उनकी बैलेंस शीट अभी भी बहुत बड़ी है, उसको श्रिंक करना ही पड़ेगा, उस कारण ये हो रहा है। पर उन्होंने भी कहा आज की स्पीच में कि देखिए, कुछ कारण यही नहीं है कि वेज प्राइसेस के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स भी हैं। आप भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है, यूरोप की अपनी लड़ाई कितने 70 साल के बाद वो अभी भी जारी है। वो अनसर्टेनिटी तो फैक्टर कर ही रही है इनके प्राइस में, पर इनकी जॉब मार्केट है वो थोड़ी काफी स्ट्रांग चल रही है। जी। बेशक इन्होंने कहा कि हमने रेट्स बढ़ाए हैं, जॉब मार्केट पे थोड़ा डेंट हुआ है, पर उतना डेंट नहीं हुआ है। इनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 3.8% के करीब चल रही है, विच इज अ गुड रेट, पर जॉब ओपनिंग पे थोड़ा असर आ रहा है। तो एक चीज तो है, मैं समझ रहा हूं कि इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में 2% तक लाने में इतनी आसानी नहीं होने वाली है। अगली तिमाही में भी, क्योंकि ये जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो नहीं लग रहे हैं कि थमेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगली तिमाही में भी ये 2% तक ले आएंगे, क्योंकि कारण काफी ज्यादा है, सिर्फ इनका इंटरनल कारण नहीं है। इसीलिए अर्थशास्त्री अब विश्वास कर रहे हैं कि हो सकता है कि साल के आखिर में आके ये रेट कट कर पाए, उतनी देर तक इसी रेट पे चलते रहेंगे। जी। अब डॉक्टर साहब, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका सीधा असर आपके हिसाब से क्या होगा? और जिस निवेश की हम बात करते हैं, चाहे वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो या फिर स्टॉक मार्केट में जो एफपीआईज इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं, ब्याज दरें एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। भारत की ग्रोथ रेट में अभी भी जो खबर आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि जो फंड हाउसेज हैं, विदेशी फंड हाउसेज, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन्होंने मिस कर दिया है भारत की ग्रोथ का, उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। निवेशकों के लिए ये क्या संकेत है? ब्याज दरों को स्थिर रखना, आगे जाते हुए जिस तरह से आप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज दरों में कटौती रहे, निवेश क्या भारत में आने वाले दिनों में बढ़ेगा, उस पर क्या असर होगा? दो बातें मैं कहनी चाहूंगा। एक तो पॉलिटिकल साइकिल्स हैं, हमारे यहाँ अभी इलेक्शन चल रही है, अमेरिका में अभी इलेक्शन शुरू होने वाली है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो मर्जी अर्थशास्त्री कहते रहे कि पॉलिटिक्स हमारे पे असर नहीं करती है, एक पॉलिटिकल साइकिल को मद्देनजर रखना ही पड़ता है पॉलिसी मेकर को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा लेट अगर हो गए, इन्फ्लेशन कम ना हुई अमेरिका में, और ये साल के आखिर में जब इलेक्शन का माहौल आ जाएगा, रेट कट करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ये लोग रेट कट नहीं करते हैं तो हमारे देश में तो हमारे इलेक्शन साइकिल अभी खत्म हो रहा है जून में, तो हम लोगों को, मैं सोचता हूँ, समय आ गया है, हमारी इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है और अमेरिका से डीकपल कर लेना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ ये? इसलिए कह रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट्स इतने हाइटेंड लेवल पे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट पे बहुत फर्क पड़ रहा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट हाउसिंग में, कार लोन्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, बसेस, हर चीज इंटरेस्ट रेट पे चलती है, वो सारी चीजों पे फर्क पड़ता है, उसका असर इन्वेस्टमेंट पे भी दिखता है। एक बात तो कहनी चाहूंगा कि इकोनॉमी इतनी वास्ट है, इतनी रिजिलियंट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के कारण इतना असर नहीं दिखा हाई इंटरेस्ट रेट का, ये तो मैं कहना चाहूंगा। पर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते
तो हम लोग अभी जो 7%, 7.5% से चल रहे हैं, हम ज्यादा रेट से बढ़ सकेंगे। तो मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हमें विचार करना चाहिए कि क्या जरूरी है कि अमेरिका के साथ कदम से कदम हमने इंटरेस्ट रेट मैच करना है या अभी उसको डीकपल करना है। अगर हम डीकपल करेंगे ग्रोथ रेट बढ़ेगी। हाँ, एक डर था कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा गैप हो गया दोनों में तो खैर कहीं कैपिटल फ्लाइट ना हो जाए, पर अभी क्योंकि इकोनॉमी इतनी मजबूत है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, मुझे वो कैपिटल फ्लाइट का डर नहीं लगता है। पर अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट ऐसे ही हाइटन रखेंगे अमेरिका के साथ मैच करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम अपने यहाँ पे बस गवा देंगे। अगर हम लोग एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी डिसीजन ले लेते हैं, और एमपीसी के मेंबर्स तो बहुत ज्ञानवान हैं, उनको ज्यादा पता है मेरे से, पर अगर हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके डीकपल हो जाते हैं तो मुझे लगता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये ग्रोथ की स्टोरी और आगे बढ़ने वाली। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जो सभी लोग सोने के दाम को भी अमेरिका में जो ब्याज दर हैं उसके साथ जोड़ करके देखते हैं। अभी वो पीक से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है भारत में, लेकिन आगे जाते हुए ये जो दूसरे बाजार हैं उस पर किस तरह से असर आप देखते हैं, कमोडिटी बाजार पर, खासतौर पर सोने चांदी के मार्केट पर? जहां जहां भी अनसर्टेनिटी होती है, सोना उभर के सामने आता है सेफ इन्वेस्टमेंट में। आपने भी देखा होगा कल रात को जैसे ही फेड ने अनाउंस किया, सोना थोड़ा तेजी पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि सोने की मार्केट जहां जहां तक अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा नहीं होगा, कब तक होगा, इसी वर्ष होगा कि अगले वर्ष जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, तो सोने का रेट मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास इतना ही है। इस प्रोग्राम में आपने बहुत ही विस्तार से फेड के फैसलों और उस पर उसका जो असर है दुनिया पर और देश की अर्थव्यवस्था पर आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और इकोनॉमी टुडे में अब नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।